हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं आयंस ट्यूटोरियल्स। आज आप इस वीडियो में किसी भी अपराधी के विरुद्ध कैसे आप शिकायत करेंगे और एफआईआर करेंगे, इसके कंप्लीट प्रोसीजर को आप जानेंगे इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड विदाउट अ स्किप। फ्रेंड्स, हम किसी भी अपराध के विरुद्ध शिकायत या अपराधी के विरुद्ध एफआईआर दो तरीका से दर्ज करवा सकते हैं। पहला तरीका है थाना में आवेदन देकर और दूसरा है कोर्ट में केस फाइल करके। आज हम दोनों ही प्रोसीजर को इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, हमारा देश स्वतंत्र है और हम सिविलाइज्ड हैं, और ऐसे देश में लॉ अवॉइडिंग होना और सोशल होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि अपराधी के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए। अपराधी चाहे किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस व्यक्ति के साथ हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर्स हो या लीडर्स हो, चाहे वो देश का बहुत ही कैपिटलिस्ट हो, यदि उसने अपराध किया है तो हमें उसके विरुद्ध लड़ना ही चाहिए, और वो भी कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए। तो आइए इस कानूनी लड़ाई को हम कैसे लड़ सकते हैं इस वीडियो में जानते हैं। फ्रेंड्स, आमतौर पर हमें किसी भी अपराध या अपराधी के विरुद्ध शिकायत थाना में करना चाहिए, और थाना में हमें लिखित शिकायत करना चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्या है, इस तारीख को इतने समय ये घटना को अंजाम दिया है, और वहां पे क्या है, आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा उस व्यक्ति के विरुद्ध। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका यह है थाना में शिकायत करने का कि आप उसे रजिस्ट्री पोस्ट से भी भेज सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर आम या कॉमन मैन को वहां पर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आप यदि चाहते हैं प्रमाण के तौर पर एक्नॉलेजमेंट लेना, तो उसे आप बाय रजिस्ट्री भी भेज सकते हैं अपनी शिकायत या पिटीशन को। या तीसरा तरीका फ्रेंड्स है कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर आप ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं किसी भी अपराधी के विरुद्ध। डरना नहीं है, बल्कि कानूनी लड़ाई लड़ना है। फ्रेंड्स, थाना में पिटीशन देने के बाद आपके जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, उन्हें क्या है, घटना से अवगत कराना है, उन्हें इंटीमेट करा देना है कि आपके साथ यह घटना ये इस तारीख को हुआ है। और इसके बाद क्या है, थाना प्रभारी महोदय उस घटना को सुपरविजन करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज कर लेंगे। और यदि वहां पे आपको एफआईआर दर्ज नहीं होता है और थाना प्रभारी इनकार कर देते हैं, वैसे सूरत में आपको सेकेंड स्टेप के तौर पर शहर के डीएसपी महोदय से मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आपके साथ कैसे अपराध हुआ है और आप एंड ऑफ जस्टिस तक जाना चाहते हैं, और इसलिए उस उक्त व्यक्ति पर एफआईआर होना चाहिए। और यदि डीएसपी से भी मिलने के बाद आपके आवेदन या आपके पिटीशन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर आपको शहर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से फिजिकली मिलना चाहिए पिटीशन के साथ, और उन्हें घटना से अवगत कराना है। हम्बल रिक्वेस्ट करना है उनसे कि ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है और इसने इस अपराध को किया है, और इसे जांच करते हुए क्या इस व्यक्ति पे उचित कार्रवाई किया जाए। निश्चित तौर पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस व्यक्ति के विरुद्ध में एफआईआर करने के लिए थाना को निर्देश देंगे, और आपका एफआईआर दर्ज होने की बहुत संभावना है। फिर भी यदि आपका एफआईआर दर्ज नहीं होता है फ्रेंड्स, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि शायद आपके पास उस घटना के सपोर्ट में कोई विटनेस ना हो, या हो सकता है कि वह घटना को प्रशासन ने अपने जांचोपरांत असत्य पाया, या फिर यह हो सकता है कि प्रशासन किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में हो, या यह भी हो सकता है फ्रेंड्स कि जो अफसर इंचार्ज है वहां पे कुछ मुद्रा मोचन हुआ हो। चाहे जो भी हो, आपको जुर्म के खिलाफ लड़ना है, और ऐसे सूरत में यदि थाना ने आपके एफआईआर को लेने से फ्लैटली इनकार कर गया है, तो आपको अब न्यायालय यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अभी खेल बिल्कुल बाकी है। फ्रेंड्स, कोर्ट में कंप्लेंट करने का एक प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको किसी क्रिमिनल लॉयर से मिलना चाहिए। क्रिमिनल लॉयर्स को पूरे घटना से अवगत कराएं, पूरा डिटेल्स में। क्रिमिनल लॉयर आपकी
बातों को सुनने के बाद एक ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे। ड्राफ्टिंग तैयार होने के बाद एक प्लेंट बनेगा। प्लेंट बनने के बाद क्या है, आपका एक एफिडेविट लिया जाएगा और उस एफिडेविट के साथ आपका वकालतनामा यानी पावर, इसके बाद उसे शहर के कोर्ट में फाइल कर दिया जाएगा। आपको उसी दिन फाइलिंग नंबर मिल जाएगा और एक डेट मिल जाएगा। अगला डेट में फ्रेंड्स आपको वहाँ पर 164 के तहत आपका बयान यानी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष आपके एडवोकेट दर्ज करवाएंगे। यदि आप शहर में रहते हैं यानी अर्बन क्षेत्र में रहते हैं तो जनरली आपका केस सीजीएम के पास जाएगा, और यदि आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपका केस एसडीजीएम के पास जाएगा। और वहाँ पे यदि केस आपका सीजीएम के पास जाता है या एसडीजीएम के पास तो आपके एडवोकेट स्टेटमेंट दर्ज कराएंगे। आपका स्टेटमेंट दर्ज होने के बाद जो सीजीएम है या एसडीजीएम है वे कुछ सर्टेन क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे उस घटना के रिगार्डिंग, और इसके बाद आपको उस दिन कोर्ट से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और एक डेट दे दिया जाएगा। अगले डेट में आपको फ्रेंड्स एक अपनी ओर से एक विटनेस को एपीयर करवाना है जो उस घटना के सपोर्ट में आपकी ओर से विटनेस के तौर पे स्टेटमेंट दर्ज कराए कोर्ट में। वह व्यक्ति का स्टेटमेंट दर्ज होगा कोर्ट में। इसके बाद मजिस्ट्रेट या सीजीएम उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और इसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि यह संभव है तो आप एक विटनेस और कोर्ट में एपीयर करवा दें उस घटना से को जिसने प्रत्यक्ष रूप से देखा है उसका। और इसके बाद क्या है, उसका भी स्टेटमेंट दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सर्टेन क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस, जिससे वो जान जाते हैं कि वास्तव में घटना वास्तव में घटी है या ना। और इसके बाद फ्रेंड्स एक डेट दिया जाएगा जिस डेट में आपके एडवोकेट वहां पर एपीयर होंगे और उस घटना को बिल्कुल एलोबरेट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए मजिस्ट्रेट को समझाने का प्रयास करेंगे घटना वास्तव में वहां पर घटित हुई है। और मजिस्ट्रेट यदि आपके एडवोकेट के आर्गुमेंट से कन्विंस हो जाते हैं तो एक जो अगला सर्टेन डेट होगा वहां पे क्या आपके केस को एडमिट कर लिया जाएगा। आपके केस को एडमिट कर लेने के बाद मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस होगा, या तो 156(1) के तहत थाना को निर्देश दे एफआईआर करने का, और यदि ऐसा किया जाता है 156(1) के तहत थाना को निर्देश दिया जाता है एफआईआर करने का तो आपका एफआईआर दर्ज हो गया, क्योंकि कोई भी थाना कोर्ट का ही एजेंसी है, इस बार थाना इनकार नहीं कर सकती है और वह व्यक्ति नेम एक्यूट हो गया। और या दूसरे सिनेरियो में फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि सीजीएम या मजिस्ट्रेट उस केस को अपने स्पेशल फाइल में रख ले। ये भी आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि जब न्यायालय उस केस को अपने पास रख लेते हैं तो पूरा पावर केस को कॉन्टेस्ट करने का आपके पास है और आपके एडवोकेट के पास है। किसी प्रकार का उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आ सकते हैं, प्रेशर नहीं आ सकते हैं, और जब आप चाहेंगे तभी वो केस खत्म होगा। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है, उस व्यक्ति के खिलाफ में वारंट इशू होगा। यदि सेक्शंस उस पर लगा है, अपराध का सेक्शंस नॉन बिलेबल्स है, तो उस व्यक्ति का अरेस्टिंग हो जाएगा, और यदि उस अपराध का सेक्शंस बिलेबल्स है तो वो व्यक्ति कोर्ट में एपीयर होगा बिलेबल वारंट के साथ। वह एपीयर होगा, उसे बेल मिलने का चांस है क्योंकि सेक्शन बिलेबल है, और यदि सेक्शन नॉन बिलेबल है तो आप डिफेंस करेंगे कोर्ट में। आपके एडवोकेट यानी प्रोसिक्यूशन लॉयर जो आपके होंगे वह डिफेंस करेंगे, और ऐसे सूरत में उसका बेल रिजेक्ट हो सकता है लोअर कोर्ट से, और उसे हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हाई कोर्ट के पास सीआरपीसी 482 के तहत अनलिमिटेड पावर है, इसलिए वो किसी भी क्राइम में कोई व्यक्ति यदि बेल के लिए वो मूव करता है तो उसे बेल मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बेल मिलने का मतलब यह नहीं है कि केस खत्म हो गया। बेल मिलने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि वह व्यक्ति को कुछ समय के लिए रिलीफ मिला है, अब उस व्यक्ति पर चार्जेस लगेंगे और आपका केस फुल प्रेजेंट कोर्ट में चलेगा। चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे उसके खिलाफ। चार्जेस फ्रेम होने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपको
अपने अपने विटनेसेस अपेयर कराना है। चूंकि आपने उसके खिलाफ में विरुद्ध केस किया है तो आपको क्या है, विटनेसेस अपेयर करवाने हैं। कम से कम 3 विटनेसेस काफ़ी अच्छा माना जाता है कोर्ट के लिए। तो कोर्ट में क्या है, आपकी ओर से विटनेसेस अपेयर होंगे, आपका स्टेटमेंट मीन्स दर्ज होगा विटनेसेस का। इसके बाद इस समय क्या होगा, जो डिफेंस लॉयर होंगे वे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि वाकई जो विटनेस अपेयर हुआ है कोर्ट में वह सत्य बोल रहा है वह या इंटरेस्टेड विटनेस है, असत्य बोल रहा है। और वह तरह तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद कंक्लूजन पे आएंगे और इसके बाद क्या है, उस विटनेस को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगली तारीख को फिर दूसरा विटनेस को आप अपेयर करवाएंगे, उसका भी विटनेस स्टेटमेंट दर्ज होगा। स्टेटमेंट दर्ज होने के बाद फिर उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा डिफेंस लॉयर के द्वारा और वह डिस्चार्ज हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से सारे विटनेसेस आपकी ओर से अपेयर हो जाएंगे। फिर आपका अपना स्टेटमेंट दर्ज होगा और आपका स्टेटमेंट दर्ज होने के बाद आप जो डिफेंस लॉयर होंगे वो आपका भी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि आपने जो केस किया है कि वाकई वह सत्य है। और यदि आप बिल्कुल टेक्निकली सही ढंग से अपनी बातों को रख देते हैं तो हो सकता है कि आपका केस मेरिट में आ जाए। इतना होने के बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन का भी राइट है इंडिया में, इसलिए जो आपका एक्यूज पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उसे भी क्या है अपने केस के सपोर्ट में क्या है, उसे घटना के सपोर्ट में क्या है या विटनेसेस अपेयर कराने का अधिकार है। वह भी अपनी ओर से 1, 2 या 3 विटनेसेस अपेयर कराएंगे और जब उसका विटनेसेस विटनेस बॉक्स में आएंगे तो आपके जो एडवोकेट है यानी कि प्रोसिक्यूशन लॉयर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और इस तरह से सारे विटनेसेस दोनों पक्षों की ओर से खत्म होने के बाद आपके पास जो भी एविडेंसेस है उसे आप कोर्ट के समक्ष रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, विटनेसेस और एविडेंस सबमिशंस के बाद आप चाहे तो कोई साइटेशंस भी सबमिट कर सकते हैं उस घटना से संबंधित, जो केस के जजमेंट में काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है कि आपके एडवोकेट को एक सर्टेन डेट दिया जाएगा, उस डेट को आर्गूमेंट करना पड़ेगा कोर्ट में और आपके एडवोकेट के आर्गूमेंट होने के बाद जो डिफेंस लॉयर हो वो भी उस घटना के संबंध में आर्गूमेंट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं कि आर्गूमेंट होने के पूर्व, आर्गूमेंट से पहले आपकी जो अपोजिट पार्टी है यानी कि नेम्ड एक्यूज, उसका भी क्या है सफाई बयान कोर्ट में लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा और सफाई बयान लेने के बाद ही क्या वहाँ पे आर्गूमेंट होता है। और आर्गूमेंट होने के बाद फ्रेंड्स, एक सर्टेन डेट दिया जाता है जजमेंट का और जजमेंट के दिन जज क्या करते हैं, सारे विटनेसेस, सारे एविडेंस और तथ्यों और का अवलोकन करते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद वे निष्कर्ष पे आते हैं, यानी कोर्ट का अपना एक फाइंडिंग्स होता है, वे देखते हैं कि क्या हुआ और यदि वो पाते हैं कि कंप्लेंट सही है और वह व्यक्ति अपराधी है तो उसके विरुद्ध सजा मुकर्रर कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा। और फ्रेंड्स, यदि उसका सजा 3 साल से ज़्यादा का है तो उसे ट्रायल कोर्ट में बेल नहीं मिलता है और यदि सजा 3 साल से कम का है तो सेम डे उसके एडवोकेट बेल के लिए मूव करके बेल ले सकते हैं। लेकिन वह मुक्त नहीं हो गया है, उसे फिर केस कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा हाईकोर्ट जाकर। तो फ्रेंड, ये आपका सिनेरियो है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में केस कॉन्टेस्ट करने का और लड़ने का। सो फ्रेंड्स, हमें लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, हमें सामाजिक होना चाहिए, लेकिन यदि कोई अपराध करता है हमारे समाज में तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और अपराधी से कानूनी राय लड़ना ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड वेल अबाउट द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट और FIR. See you in next video. Bye.